दर्शन पथ के द्वारा अब हम ऐसे रास्ते पे चलेंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। हमारा लक्ष्य आपके साथ मिलकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसीलिए हम लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप 50 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए आप हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियोस को देखें। एक एक वीडियो चुन चुन के लाया जाएगा, वो सारे ऑब्जेक्टिव, सारे बुक, जिसके माध्यम से आपका जो डर है कि किसी तरह से मेरा ऑब्जेक्टिव ना छूट जाए, उन सारे डरों को हम दूर करेंगे। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं शशि सर आज एजुकेशन पथ के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों के साथ पुनः हाजिर हुआ हूँ। आप सभी का एजुकेशन पथ पे स्वागत है। आज जिस विषय पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की सिविक्स की ऑब्जेक्टिव्स। और हम उस सिविक्स के ऑब्जेक्टिव में जितने भी क्वेश्चन बैंक्स में प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सभी को टिक करेंगे। और इसके साथ ही हमारा एक रिवीजन क्लास है ये। चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। आज का हम अपना पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा चुनाव, तो आपको पता ही है कि लोकसभा चुनाव हाल में ही हुआ है। यानी मेरा कहने का मतलब है अभी जो चुनाव हुआ है 2024 में, ठीक है, हर एक 5 साल पे होता है। यानी इससे पहले कब हुआ था 2019 में, उससे पहले कब हुआ था 2014 में, ठीक है। तो 2014 में जब चुनाव हुआ है उस सबकी संख्या थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि जब 15वीं पूछा जा रहा है तो इससे पहले ये कईवीं है, ये क्लियर कर लेते हैं। तो ये थी 16वीं, ये थी 17वीं, और ये जो हाल में हुई है वो है 18वीं, ठीक है। ये क्रम है। अब इसमें पूछा गया प्रतिशत, तो इस लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी और प्रतिशत के अकॉर्डिंग पूछी जा रही है 10, 5, 33 या 50%। कब का क्वेश्चन है? 2012 का। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो प्रतिशतता है, यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो इसकी प्रतिशतता है 10%, ठीक है। अब इसमें भी हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, बाय द वे ऐसा हो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो इस समय जो प्रतिशत थी वो करीब 11%, 11.4 थी। राउंड में अगर लेंगे तो 11 ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस समय 14 और इस समय भी 14% के राउंड थी। तो यह है प्रतिशतता 14 के अकॉर्डिंग। अगर देखें तो इस समय महिलाओं की संख्या 78, तो इस समय भी 78 के अप्रोक्सीमेट ही दोनों जगह है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि महिला भागीदारी की बात की जा रही है तो इस हिसाब से क्रमवार हमने सजा लिया है। अगला प्रश्न है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? 3 बार का यह प्रश्न है, 11, 13 और 16 का। चलिए चलते हैं, इस पर लगा लेते हैं। क्या लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, विधानसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में, या मंत्रिमंडल ऑब्लिक करके दिया हुआ राज्यसभा में? प्रश्न को फिर से क्लियर कर लेते हैं कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो इसका जो उत्तर है वो है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो इससे पूर्व का प्रश्न था किस विभाग में, तो पंचायती राज व्यवस्था में। अब इसमें पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत में बताया जाए, तो 50, 25, 33 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है जो है 50%। तो इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में आप याद करते चले और सेकंड अटेम्प्ट में मेरे पूछने से पहले ही आपको इसको जवाब देना है, यानी इसको 2 बार 3 बार आपको देखना है सारे प्रश्नों को। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति। तो पहले इस वर्ड को समझना है कि सांप्रदायिक होता क्या है, क्योंकि इस शब्दों को जब नहीं समझेंगे तो क्लियर आंसर कंफ्यूजन क्रिएट कर जाएगा, यानी साफ और स्पष्ट आंसर में भी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इस वर्ड को हम पहले क्लियर करते हैं कि सांप्रदायिकता वह शब्द है, अगर मेरे बारे में अगर कहा जा रहा है कि मैं सांप्रदायिक हूँ या वो व्यक्ति सांप्रदायिक है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका स्वभाव जो है वो अपने धर्म के प्रति ज्यादा कट्टर है और दूसरे धर्म के जो श्रेष्ठता है उसको वो नहीं मानता है। अपने धर्म को सबसे श्रेष्ठ और बेस्ट मानता है और दूसरे धर्म के श्रेष्ठता को नकारता है, उसको वैल्यू नहीं देता है। तो इस विचारधारा को जो अनुसरण करता है उसे सांप्रदायिक कहते हैं। चलिए अब इसको बनाने की ओर चलते हैं।
सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो कहा जा रहा है कि क्या ये एक दूसरे के धर्म से, मतलब इसमें कहा जा रहा है एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगले ऑप्शन तक आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट लाइन कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है, यानी किस विचारधारा पर आधारित है। तो वो विचारधारा है एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ। वो व्यक्ति क्या मान रहा है कि मेरा धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। तो ये सबसे सटीक इसका आंसर यही है। आगे के ऑप्शन क्लियर आप पढ़ सकते हैं, मगर जो हमारा आंसर फर्स्ट में मिल गया इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे मार करके चले नहीं जाना है। कौन नहीं थे पे जाना है। तो इसमें है मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टोमो स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, और है जेएल गुड्डी। तो आपके बुक में से तो थोड़ा ये हटके क्वेश्चन है, मगर आपने यदि पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो महात्मा गांधी जी के साथ तो भेदभाव हुआ है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है, उन्होंने भी, पूरा नाम इनका, इन्होंने भी रंग भेद के खिलाफ अभियान चलाया था। ओलंपिक धावक जो है टॉमस स्मिथ और जॉन कार्लोस ने भी ओलंपिक गेम में ही इस चीज के भेदभाव के कारण उन्होंने वहां भी अपना विरोध व्यक्त किया था। तो इस तरह से ये तीन के संबंध है, रंग भेद से संबंधित है। संबंधित नहीं कौन है? तो जेएल गुड्डी जो है, जिनका संबंध किसी भी तरह के लोकतंत्र में या रंग भेद से इनका संबंध नहीं है। चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर, हमारा है क्वेश्चन कि जब हम लैंगिक विभाजन यानी लिंग के आधार पर विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? यदि हम लिंग के आधार पर विभाजन यानी बंटने या बांटने की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर से है? समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को ही दी गई असमान भूमिका से है? तो जी हाँ, यही आंसर है। ऐसे तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं की। देखिए लिंग क्या कहता है, लैंगिक विभाजन से क्या मतलब है कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, यानी समाज ने क्या दिया है, लोगों को भूमिका दिया है। भूमिका दिया है मतलब आपका विषय क्षेत्र ये है, क्षेत्रों में बांट दिया समाज ने इसको, कि गृहस्थ को, महिलाओं को और पुरुष को बाहरी क्षेत्र में बांटने का काम किया। तो लैंगिक विभाजन असमानता का सूचक बन गई है, असमानता की भूमिका का परिचायक बन गई, यानी समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, यानी अपना अपना कैरेक्टर है, गृहस्थ का कैरेक्टर है और किसी का बाहर का कैरेक्टर है, यानी पुरुष को बाहर का कैरेक्टर रोल अदा करने के लिए दिया गया और महिलाओं को घर के जिम्मेवारियों को। तो इस तरह से ये क्या है, लैंगिक विभाजन है। किसके द्वारा? तो समाज द्वारा। किसके द्वारा? समाज द्वारा। आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये प्रश्न आता भी है तो लैंगिक विभाजन का संबंध समाज द्वारा रिलेट कर लेना है कि लैंगिक विभाजन समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका से है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो क्या हमारा संविधान क्या कहता है? संविधान जो वर्ड है, भारत का जो संविधान है, यानी संविधान मतलब भारत में चलाए जा रहे कानून नियमों जिसका हम अनुसरण करके चलते हैं, जिससे हमारा देश चलता है, उसकी पुस्तिका संविधान। जिस विधान यानी जिस नियम या कानून के आगे हम सब एक हैं। मेरी बातों पर गौर कीजिएगा, शायद आपको आंसर राइटिंग में इसकी मदद मिल सके। तो भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। क्या कह रहा है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। क्या हमारा संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए? तो जी हाँ, हमारा संविधान कहता है कि किसी के धर्म के आधार पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए। मगर यदि कोई धर्म या धर्म को मानने वाला व्यक्ति अगर उसका कर्म अगर उचित ना हो, अनुचित हो, तो उसके साथ भेदभाव किया जाना चाहिए। कर्म कहने का मतलब क्या? बुरे कर्म। बुरे कर्म मतलब क्या? जिससे समाज को नुकसान। आगे तो हमारा आंसर यही मिल जाता है। तो इस बात की मनाही करता है कि हम किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करें। तो इसमें कहा भी जा रहा था कि
संविधान के बारे में से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन सही है, हमारा पहले में ही आंसर मिल गया कि हमारा संविधान कहा जा रहा है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। अगले आंसर की ओर जाने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता है, यहीं से हमारा आंसर मिल चुका है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के सम्मान में अंतरराष्ट्रीय विश्व लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जागरूक किया जाता है। क्या ये 7 मार्च है, 8 मार्च, 9 मार्च या 10 मार्च? तो इसका उत्तर होगा 8 मार्च। सांप्रदायिक राजनीति, फिर से पुनः उसी तरह का प्रश्न है, शॉर्ट फॉर्म में है, डिटेल में नहीं पूछा जा रहा है, केवल पूछ रहा है कि किस पर आधारित है, क्या धर्म पे, जाति पे, क्षेत्र पे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सिंपल आंसर है धर्म पर। अगला है कि 16वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो उस समय हमने 16वीं लोकसभा चुनाव पढ़ा, तो उसमें हमने पढ़ा था कि 16वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की प्रतिशतता कितना थी? 11%। अब उसी चीज को पूछ रहा है संख्या में, क्या चीज में? संख्या में पूछ रहा है कि 16वीं लोकसभा चुनाव में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? क्या ये 61 थी संख्या में, 63 थी, 65 थी या 67 थी? तो हमारे बीच में प्रतिशत में तो दिया हुआ, मगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम इसको अगर ऐसे तो टोटल सीट तो आपको पता है जिस पर चुनाव होता है वो है 543 सीट पर चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। तो उसके हिसाब से इसका 11% हो जाता है 61। ठीक है, महिलाओं की ये एग्जैक्ट सीट है, ये परसेंटेज है, और ये परसेंटेज वाइज महिलाओं के सीटों की संख्या है। यानी कितनी महिलाएं, यानी इतने सीटों पर केवल 61 महिलाएं, यानी इतने में से 61 महिलाएं चुनाव में, यानी लोकसभा चुनाव में जीतकर संसद में बैठ गई। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रवाद का भाव, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम, यानी अगर हम पहले ये वर्ड क्लियरफाई कर लेते हैं कि क्षेत्रवाद क्या होता है। क्षेत्रवाद का मतलब ही यही है कि हम संकुचित हो, यानी छोटे विचार के। जैसे अगर हम यहाँ के नागरिक है इस देश के, तो हम पूरे देश के लिए सोचेंगे। मगर यदि केवल यदि मैं किसी जिला का रहने वाला हूँ, किसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ, तो मैं केवल अपने मोहल्ले के डेवलपमेंट से ही अपना डेवलपमेंट समझू, तो ये हो गया क्षेत्रवाद। ठीक है, तो हमें क्षेत्रवाद की भावना से ऊपर उठकर देश के लिए काम करना होता है। ठीक है, तो उसका अगर हम केवल सोचने लगते हैं कि नहीं भाई हमको अपने क्षेत्र तक ही जो सुविधा चाहिए, सरकार से हमें ये चाहिए वो चाहिए, इतना तक ही मेरा लिमिटेशन हो जाए, तो उसका क्या खराब परिणाम होगा। अपने क्षेत्र से लगाव, तो हाँ लगाव तो होता है, मगर यहाँ खराब परिणाम पूछ रहा है, तो लगाव तो होता ही है। राष्ट्रहित, जी बिल्कुल नहीं, राष्ट्रहित कहाँ से होगा? हम अपने तक सोच रहे हैं तो पूरा देश का हित संभव नहीं है। राष्ट्रीय एकता बिल्कुल नहीं। अगर हम अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहने की बात करते हैं, उसके ही विकास के बारे में सोचते हैं, तो हम तो अलग थलग की बात कर रहे हैं ना, अलग होने की बात, अलग रहने की बात, अलग एक सेपरेट सोच रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा सीधे तौर पे अलगाववाद। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था द्वारा की, यानी किस संस्था ने, और है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्था को, या अंतरराष्ट्रीय दिवस मतलब स्तर पर महिलाओं के लिए अगर इस तरह की कोई घोषणा, तो कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था ही करेगी। मगर ये अंतरराष्ट्रीय महिला आयोग ने नहीं किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है। यूरोपियन संघ क्या है? तो ये एक यूरोप के देशों का समूह है जिसमें 27 देश है। आसियान क्या है? ये दक्षिण एशियाई 10 देशों का समूह है, ग्रुप है, आसियान नाम है। तो ये अलग अलग ग्रुप है। संयुक्त राष्ट्र क्या है? तो ये 193 देशों का एक समूह है। ठीक है, तो इस 193 देशों के समूह ने क्या किया है? महिलाओं के लिए तिथि सुनिश्चित की है विश्व लेवल पर, महिलाओं के विथ ड्यू रिस्पेक्ट, यानी उनके सम्मान में, तो उनके सम्मान में उनकी रक्षा, सुरक्षा वगैरह वगैरह पे बातें हो, चर्चा हो, अवेयरनेस फैलाया जाए। तो ये क्वेश्चन पुनः वही क्वेश्चन है, दोबारा गया है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? अब बहुमत क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। बहुमत, जब कोई व्यक्ति सत्ता में आना चाहता है, या सरकार बनाने आना चाहता है, या जीतना चाहता है चुनाव में। जैसे मान लीजिए हमारे लोकसभा की सीट चुना है, लोकसभा में चुनाव जो होते हैं तो उसकी सीटें हैं 543। ठीक है, 543 है।
इस एग्जांपल से भी और इजी तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि लोकसभा में सीटें हैं 100, ठीक है। इजी वे में समझने के लिए वैसे आंकड़े भी लेने पड़ते हैं। अगर यदि किसी को बहुमत लाना है तो बहुमत का मतलब हुआ आधे से एक ज्यादा, तो खुद ब खुद दूसरे के पास आ जाएंगे 49। तो जिसके पास आधे से एक ज्यादा की संख्या हो उसे बहुमत माना जाता है और उसी को ही सरकार बनाने का हक होता है या अधिकार मिलता है। एक से ज्यादा भी लाया जा सकता है, 2 ज्यादा, 3 ज्यादा, 4 ज्यादा, मगर कम से कम न्यूनतम एक ज्यादा जो लाएगा उसे ही क्या बोलेंगे, बहुमत प्राप्त किया हुआ बोलते हैं। अब हमें पता करना है कि ब्रुसेल्स में ये बहुमत किसने लाया, यानी एक पार्टी से, ये एक पार्टी हो गई या दूसरी पार्टी हो गई, तो जो पार्टी एक से आधे से एक ज्यादा लिया है या 2 ज्यादा लिया या जितना भी ज्यादा लिया है, मगर न्यूनतम कम से कम एक से मतलब सॉरी आधे से एक ज्यादा होना चाहिए, उसको बहुमत कहा जाता है। तो हमें यही क्लियर करना है कि कौन फ्रेंच भाषी, डच भाषी, जर्मन भाषी या डेनिश भाषी किस समुदाय द्वारा बहुमत प्राप्त किया गया। तो इसमें था जो डच भाषी समुदाय द्वारा बेल्जियम में। इस तरह का क्वेश्चन का कम आने की संभावना है, अगर जब क्वेश्चन है आया हुआ है तो थोड़ा सा एक रिवीजन नजर डाल ही लेंगे कि ब्रुसेल्स में बहुत किससे है कि डच भाषी बोलने वालों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए उनकी ही बहुमत आई। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कम समझौता हुआ, तो ये समझौता यूके और राष्ट्रवादियों के बीच हुआ था किसी विषय को लेकर। तो आपसी असहमति थी, तो असहमति को बात करके समझौता करके सहमति का रूप दिया गया, ठीक है। उसी की चर्चा यहाँ पे है। तो ये हुई थी 1998 में। 1998 इज द राइट आंसर। निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? शायद ये बात आज के राजनेता समझ नहीं पाते, और हम लोग को समझना चाहिए कि जब भी आप न्यूज खोलिएगा तो धार्मिक चीजों की चर्चा होती रहती है। तो धर्म को कभी अलग नहीं किया जाता, ये बात पहले ही कही जा चुकी है। किनके द्वारा? आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू या राजेंद्र प्रसाद। तो ये महान भक्त थे महात्मा गांधी जी। अगला हमारा जो प्रश्न है उसमें है कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम? तो ये सब क्वेश्चन प्रीवियस में आ गया है, डायरेक्ट मारिए। क्या है कुपरिणाम? है तो अलगाववाद। ये क्या है? निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था, यानी कहाँ का समाज जो था वो बट गया। समाज क्या हो गया? बट गया। क्या चीज के आधार पर? भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर किस देश का एक तरह से कहिए कि विभाजन हो गया, ठीक है। क्या बेल्जियम का बटा, उत्तरी आयरलैंड, बोलिविया या नेपाल? तो ये बटा था बेल्जियम भाषा के आधार पर। इन चारों ऑप्शनों में बेल्जियम ही था जो भाषा के आधार पर क्या था, समाज वहां का बट गया था अपनी भाषी अस्मिता या सम्मान या पहचान के लिए। तो इस टॉपिक का यानी फर्स्ट चैप्टर जो है, इसका फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड ये लास्ट क्वेश्चन है, और आप इसको अटेंड करें और इसको दोबारा रिवीजन करें। हम आपके साथ हैं, आगे भी हम इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1975 में, 78 में, 80 में या 85 में? तो इसका राइट आंसर है 1975। तो चलिए ये सेट आपका पूरा हुआ। ऐसा है कि आपको सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोबारा इसको रिविजन कीजिए, कंप्लीट कीजिए। हम आपके साथ फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।